Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I am starting chapter number 12 of first year biology. Today, यहाँ पे बिजली नहीं है. That is why I cannot display my face on the screen. वैसे भी important तो ये presentations होती हैं. So let us talk about the presentation. This chapter will address the nutrition. देखें आप घर में कि कोई बेजान चीज भी लगाएं ना, पंखा लगाएं, टीवी चलाएं, एसी है हो गया, पुत्र करने वाली मशीन हो गई, कीमा करने वाली मशीन हो गई, जब तक बिजली सप्लाई नहीं होगी, पावर सप्लाई नहीं होगा तो बेजान मशीनें भी नहीं चलती. सिमिलरली हमारी बॉडी एक बड़ी जानदार किस्म की मशीन है, इसकी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है और एनर्जी का सोर्स न्यूट्रिशन होता है. तो न्यूट्रिशन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. रोटी, नान, चपाती, चावल, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, दूध, दही, अंडे, गोश्त, ये सब जो है वो न्यूट्रिशन के सोर्सेज हैं. और हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं तो न्यूट्रिशन से फिर हमें एनर्जी का मॉलिक्यूल हासिल होता है जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. तो ये न्यूट्रिशन के मुतालिक है. ये स्क्रीन पे जितनी भी आपको सब्जियां तरकारियां नजर आ रही हैं, प्याज से लेकर खीरे तक और टोमेटो से लेकर जो है वो पुदीने तक और धनिये तक, ये सारे न्यूट्रिशन के सोर्सेज हैं. और जब हम इन सोर्सेज को लेते हैं देन वी नीड टू डाइजेस्ट देम. हम डाइजेस्ट करते हैं, प्लांट डाइजेस्ट नहीं करते. उसकी वजह मैं आगे चल के समझाता हूं कि प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए, एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन एनिमल्स न्यूट्रिशन जो भी लेते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं और प्लांट्स डाइजेस्ट नहीं करते. तो उसकी क्या वजह? अब डेफिनेशन न्यूट्रिशन की ये है कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी to supply their body systems, to supply their tissues, to supply their cells, ताकि सेल्स काम करें. मिसाल के तौर पर आप अगर लिवर के हेपेटिक सेल से काम करने का बोलेंगे तो लिवर के हेपेटिक सेल्स आपसे एनर्जी मांगेंगे, एटीपी मांगेंगे. स्टमक के गैस्ट्रिक सेल से आप अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो भी आपसे एनर्जी मांगेंगे, एटीपी मांगेंगे. दिल के कार्डियक सेल से आप कोई काम लेना चाहते हैं तो वो भी आपसे एटीपी मांगेंगे, एनर्जी मांगेंगे. विदाउट सप्लाइंग द एनर्जी इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके सेल्स आपके लिए काम करें या आपके टिश्यूज आपके लिए काम करें या आपके ऑर्गन्स या सिस्टम्स आपके लिए काम करें. तो उनसे अगर काम लेना है यू हैव टू हैव न्यूट्रिशन which is later on be converted into the energy. और एनर्जी के बगैर ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, टिश्यूज काम नहीं करते. क्योंकि जब आपके पास एनर्जी होती है तो इससे आप बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करते हैं. योर हार्ट इज बीटिंग सिंस यू आर born, your lungs are breathing ever since you are born, your brain is non-stop working, every organ is of body is like that. तो उसको मेंटेन करना, मतलब गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी ना. और दूसरी बात है कि आप नाखून कटवाते हैं फिर निकल आते हैं, आप बाल कटवाते हैं फिर निकल आते हैं, स्किन कट जाती है शेविंग के दौरान फिर निकल आती है. तो ये जो नए नए टिश्यूज निकलते हैं इसके लिए भी for building up the tissues, the damaged tissues, you also need energy, right? तो एनर्जी जो है न्यूट्रिशन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेन चीजें जो हैं वो दो हैं जहां से न्यूट्रिशन एक्चुअली स्टार्ट होती है. एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर मॉलिक्यूल. इन दोनों मॉलिक्यूल के तस्वर में आने से आपको जहन में आ जाएगा फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं. उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एटमॉस्फेयर से और जमीन के एटमॉस्फेयर से पानी चाहिए. और इन दोनों का रिएक्शन करवा के हमने चैप्टर 11 में इसको तफसील से पढ़ा है. तो नो मैटर व्हाट यू ईट, नो मैटर व्हाट यू ड्रिंक, लेकिन
कोई बंदा कहे कि मैं चिकन टिक्का खाता हूँ, बॉम्बे बेकरी का केक खाता हूँ वगैरह वगैरह, तो वैसे मुझे मोहित साहब से और महर साहब से शिकायत है। मैं देखता रहता हूँ कि वो टीचर्स का सालगिरह मनाते हैं, बड़ी केक की कटाव वटाव होता है। दे डिडंट डू इट एज फार एज माय केस इज कंसर्न। एनीवे, केक तो मैं इन लोगों से निकालूंगा और ट्रीट भी दूंगा इन लोगों को। बहरहाल, आई सेड दिस ऑन द लाइटर मूड, नो प्रॉब्लम। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दो ऐसी न्यूमेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसको कंबाइन करके प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज बनता है, और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होना है। On the basis of types of nutrition, living organisms are either autotrophic or they are heterotrophic. So let us define. Autotrophic organisms क्या करते हैं? They convert organic compounds made from inorganic raw material. अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, वाटर रॉ मटेरियल है, वाटर भी इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है, और दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाया जाता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इन मटेरियल से बनाते हैं, और ग्लूकोज जो बनता है ये ऑलरेडी सॉल्युबल फॉर्म में होता है, देयरफॉर इट डज नॉट नीड एनी डाइजेशन। तो प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की शक्ल में बनाते हैं। दिस इज ऑलरेडी सॉल्युबल, इट डज नॉट नीड एनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी फॉर द डाइजेशन। एज फार एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर कंसर्न, तो हमें ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, उनको फिर हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक बना नहीं सकते, तो फिर हमें न्यूट्रिशन के जरिए कोई सब्जी तरकारी, कोई फ्रूट फल वगैरह लेने पड़ते हैं, और उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से हमें पोषण हासिल होता है। तो दो टाइप हो गए, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो टाइप्स फर्दर हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। नाउ दुनिया के कुछ जानदार जिनके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये फोटोसिंथेटिक तरीके से अपना ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, और जिनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नहीं होता, तो फिर वो कीमोसिंथेटिक मेथड से अपनी न्यूट्रिशन तैयार करते हैं। तो आइए पहले की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक वे में क्या होता है कि जमीन से पानी रूट के जरिए, ये देखिए पानी है जमीन में, ये रूट के जरिए पहुंच जाता है लीफ में, और लीफ के अंदर क्लोरोफिल है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। उसके बाद पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाएगी। ये भी हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं। तो फोटोसिंथेटिक मेथडोलॉजी में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के तरीके से अपना फूड तैयार कर सकते हैं, ग्लूकोज तैयार कर सकते हैं। तो क्या है ये? प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द फूड एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। ये तफसील से हम पढ़ कर आए हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स भी करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, और ये मैं चैप्टर 6 में आपको बता चुका हूं तफसील से कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, और जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड यूज करेंगे, और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन निकालेंगे, और बैक्टीरिया जब करेंगे तो ये सल्फर निकालेंगे। ये हम चैप्टर 6 में डिफरेंस पढ़कर आए हैं कि व्हाट इज डिफरेंस इन द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड आल्सो इन द फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस देख लें आप। फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के डिफरेंसेस ये हैं कि
अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वाटर यूज करेंगे, और अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे। प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं और एटमॉस्फेयर में सल्फर जो है वो छोड़ देते हैं। तो प्लांट्स यूज वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन, whereas bacteria use hydrogen sulfide and release sulfur। ये दोनों बैक्टीरिया में और उसमें फर्क है। As far as chemosynthetic nutrition is concerned, so it is particularly referred to bacteria, not all of them, some of them। Chemosynthetic nutrition में क्या होता है? In this type, energy, जब हम energy कहते हैं तो nutrition है, is produced by oxidation of certain inorganic substances such as ammonia, nitrate, nitrites, pyrazines, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह। तो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से ये सारे सब्सटेंस लेकर उसको कंबाइन करके अपने न्यूट्रिशन बनाते हैं, बिकॉज दीज आर वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, pyrazines वगैरह वगैरह, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये केमिकल्स है ना, तो इनको इकट्ठा किया जाता है न्यूट्रिशन बनाने के लिए। तो ये कीमो यानी कंबाइनिंग द केमिकल एंड सिंथेसिस माने मेकिंग ऑफ द न्यूट्रिशन। So these chemicals are used for making the carbohydrates or specialty। Now students, अभी हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, हमारा ज्यादातर जिक्र जो है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का वो मौजू होता है हमारे डिस्कशन का। वेरी लिटिल इज स्पोकन अबाउट मिनरल्स एंड विटामिन्स। जबकि हकीकत यह है कि अगर आपके बॉडी में मिनरल्स नहीं होंगे, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ, प्लांट्स की भी बात कर रहा हूँ, तो मिनरल्स के गैर मौजूदगी के बगैर कोई बॉडी के स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। तो अगर बॉडी के स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे तो स्ट्रक्चर्स ही तो फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। मसलन लीफ का स्ट्रक्चर होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर होगा तो पॉलिनेशन होगी, सीड का स्ट्रक्चर होगा तो जर्मिनेशन होगी। तो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्लांट को जमीन से 12 मिनरल्स चाहिए होते हैं। इसमें से 4 मिनरल्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और 8 मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस लाजमी हैं, ये तकरीबन पौधों को चाहिए। बाकी जो 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें से हर प्लांट की अपनी अपनी सिलेक्शन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग। तो अगर प्लांट के पास इनफ मिकदार में मिनरल्स नहीं है तो वो प्लांट हेल्दी नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस, इस प्लांट के देखे लीफ येलो होना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि जमीन से इस प्लांट को नाइट्रोजन वसूल नहीं हो रहा। तो मिनरल डेफिशिएंसी प्लांट्स के ऊपर बहुत बुरे असर डालती है। ये देखिए प्लांट ग्रीन है, इसका मतलब है कि जमीन से इसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है या इस पे पैचेस आ जाते हैं कट। तो ये अभी हम, तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे मिनरल्स हैं जिनकी तादाद 12 है। इनमें से 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, और बाकी जो है वो कमो बेश थोड़ी बहुत मिकदार प्लांट्स को चाहिए। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन प्लांट को खालिस हालत में जमीन से हासिल नहीं होता। नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनियम साल्ट्स। तो प्लांट जब जमीन से नाइट्रेट्स और अमोनियम साल्ट्स वगैरह पिकअप करता है तो उनमें से ये फिर नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है। तो नाइट्रोजन खालिस हालत में नहीं मिलती। नाइट्रोजन जिसको नाइट्रेट्स और अमोनियम साल्ट से निकाला जाता है, उस नाइट्रोजन को प्रोटीन बनाने के अंदर इस्तेमाल किया करते हैं प्लांट्स। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में प्लांट्स नाइट्रोजन यूज करते हैं। डीएनए और आरएनए के न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में प्लांट्स नाइट्रोजन यूज करते हैं। क्लोरोफिल के फार्मूला में भी आप देखें मौजूद है
तो नाइट्रोजन इज सो इम्पॉर्टेंट। तो जमीन से अगर पौधे को नाइट्रोजन मुनासिब मिकदार में नहीं मिलेगा तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। उसके लिए क्या होता है कि अगर प्लांट को जमीन से नाइट्रोजन नहीं मिले तो लीव्स विल टर्न येलो एंड फेल डाउन, और ये बीमारी कहलाती है क्लोरोसिस। इस क्लोरोसिस में क्या होता है कि सेल डिवीजन रुक जाती है, क्योंकि जब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एनर्जी की शॉर्टेज होगी। एनर्जी की शॉर्टेज होगी तो सेल्स को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर सेल डिवीजन करना रोक लेते हैं। इसमें जब ग्लूकोज तैयार नहीं होता तो उसकी रिस्पायरेशन भी नहीं हो सकती, और ग्रोथ प्लांट की स्टंट हो जाती है, यानी रुक जाती है, और टेढ़ी वेढ़ी ग्रोथ होती है, सीधी नहीं होती, और बिलाखिर पत्ते हैं। ये देखिए, इसमें नाइट्रोजन वाफिर मिकदार में है और यहाँ बहुत कम मिकदार में है, और अल्टीमेटली ये थोड़ी सी नाइट्रोजन की वजह से अभी भी क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में इस्तेमाल होता है। आप चैप्टर 11 में उसका फार्मूला देखें, ए और बी क्लोरोफिल का, तो नाइट्रोजन इज देयर। तो यहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, पत्ते कमजोर होकर गिर गए। दूसरा मिनरल प्लांट को जो चाहिए दैट इज फास्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है ये। प्लांट को सॉल्युबल फास्फेट जो है वो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल फास्फेट, जमीन से ये सॉल्युबल फास्फेट की शक्ल में मिलता है, और फ्रूट अगर कच्चे हैं तो उनको पकाने के लिए एंजाइम्स का एक्टिवेटर फास्फेट है, और अगर रूट्स की ग्रोथ वाफिर मिकदार में दाएं बाएं इधर उधर होती है ताकि प्लांट मजबूती पकड़े, तो रूट की ग्रोथ के लिए और फ्रूट की राइपनिंग के लिए फास्फोरस इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा हर प्लांट के सेल मेम्ब्रेन में फास्फोरस होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर फास्फोरस होता है, एंजाइम्स के अंदर फास्फोरस होता है, और प्रोटीन के अंदर भी फास्फोरस होता है। याद रखें कि प्रोटीन एंजाइम्स एक ही चीज होती है, ये फंक्शनल एंजाइम्स हैं, ये सिर्फ प्रोटीन। तो पौधे को अगर जमीन से फास्फोरस वाफिर मिकदार में ना मिले तो ये दाग और धब्बे पैदा हो जाते हैं, और ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से है। इसमें क्या होता है कि फास्फोरस अगर पौधे को ना मिले तो लीफ जो है प्री मेच्योर मतलब मेच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं, और ये पिगमेंट अपीयर हो जाते हैं, पर्पल पिगमेंट लीव्स के सरफेस पे, और चौड़ाई में प्लांट जो है ना वो ग्रो करना रोक लेता है, और उसमें नई नई कॉम्प्ले वगैरह भी नहीं आएंगी, टिलरिंग रिड्यूस हो जाएगी। और अगर सीड को जमीन में डालेंगे और जमीन में फास्फोरस नहीं होगा तो सीड डार्मेंट ही रहेगा, वो जो है वो उसकी डार्मेंसी बढ़ जाएगी और वो जर्मिनेट नहीं करेगा, और ग्रोथ जो है वो टेढ़ी होगी, जैसा कि देख सकते हैं कि ये ग्रोथ जो है वो इस तरह से टेढ़ी हो गई है। दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अगला जो मिनरल जमीन से प्लांट को चाहिए दैट इज पोटेशियम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। असल में आपने सुना है कि स्टोमेटा खुलने का ताल्लुक जो है वो सीधा सीधा लाइट से है। जी हाँ, लाइट है, पोटेशियम है, और टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स है। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो इसको स्टोमेटा को खोलने और बंद होने में इन्वॉल्व होते हैं। तो पोटेशियम का भी एक बुनियादी किरदार होता है। तो पोटेशियम इज हेल्पिंग इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो अगर पोटेशियम जमीन से पौधे को नहीं मिले तो भी पौधे को क्लोरोसिस हो जाता है, और ये कहलाता है इर्रेगुलर क्लोरोसिस। कहीं कहीं पे आपको व्हाइट ग्रीन नजर आएगा तो कहीं आपको येलो नजर आएगा। तो जब ऐसी किस्म की सूरत हाल हो तो ये रेगुलर क्लोरोसिस नहीं है, ये इर्रेगुलर क्लोरोसिस है, और अमूमन टिप्स और मार्जिन पे ये इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होता है, और प्लांट की ग्रोथ इसमें भी जो है वो रुक जाती है, और पैदावार कम आती है। यानी अगर 1 एकड़ पे आपको 100 मन मिलेंगे तो पोटेशियम की गैर मौजूदगी की वजह से वो पैदावार कम होगी, 50 मन मिलेंगे या शायद इससे भी कम मिलेंगे, क्योंकि पोटेशियम नहीं होगा तो स्टोमेटा खुलेंगे नहीं। स्टोमेटा खुलेंगे नहीं तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें लीफ का जो लेमिना है वो मरोड़। चौथा मिनरल है मैग्नीशियम का। स्टूडेंट्स, आपसे ये बात शेयर करूं कि बहुत सारे प्लांट्स मैज इसलिए लगाए जाते हैं कि उनके सीड को आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें से ऑयल निकलता है, जिसको कुकिंग ऑयल कहते हैं। तो कुछ प्लांट ऑयल सीड प्लांट्स कहलाते हैं,
और इनके लिए मैग्नीशियम लाजमी है। वैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल के फार्मूला में भी लाजमी है। मैग्नीशियम फास्फोटेज एंजाइम का ये कैरियर भी है। इसके अलावा जो है ये किसी भी प्लांट के अंदर जो लिपिड्स की तादाद यानी ऑयल की तादाद बढ़ाने के लिए मोर मैग्नीशियम मोर ऑयल, लेस मैग्नीशियम लेस ऑयल, सीधी सी। तो अगर पौधे को जमीन से मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तो फिर उसमें क्लोरोसिस होगा, लेकिन ये व्हाइट क्लोरोसिस कहलाता है। जो मैं कह रहा हूं वो आपको दिखा भी रहा हूं। तो एक था क्लोरोसिस, दूसरा था इरेगुलर क्लोरोसिस, अब ये तीसरा हो गया व्हाइट क्लोरोसिस। तो प्लांट के लिए मिनरल्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। विदाउट मिनरल्स ना होने से तो बड़ा ही नुकसान होगा, लेकिन मिनरल्स हों और डेफिशिएंसी में हो तो भी नुकसान होता है। तो you cannot undermine the role of minerals in plants. तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। कल से मैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट पे लेक्चर दूंगा। बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है। थोड़ा सा आप डर वर भी जाएंगे कि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक हैं, ये खूनखार किस्म के हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कहाँ से आ गए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मेहनत का दामन मत छोड़ें। रिवार्ड मेरा रब देता है। थैंक यू वेरी मच।